ऐसे ही शेप भी अगर सेम हो गए और साइज भी सेम हो गए तब हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। चेक करिए शेप, अगर शेप सेम हुआ तब ये सिमिलर है, अगर शेप सेम नहीं हुआ तो ये सिमिलर नहीं है। ऐसे ही शेप के बाद हमने साइज चेक किया है, शेप के बाद साइज चेक किया, अगर साइज हुआ सेम दोनों का तो कॉन्ग्रुएंट भी हो गए हैं। फिगर है सेम नंबर ऑफ लाइन के, तो उनके लिए दो रूल अप्लाई होना बहुत जरूरी है। वो क्या कि इन दोनों फिगरों के अगर करस्पॉन्ड एंगल एग्जैक्टली इक्वल हैं। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल। तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमें कुछ थ्योरम मिलने वाली हैं। वो थ्योरम अगर हम डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तब वो कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं या फिर यूं कहूं कि हार्ड हो सकती हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज मिल जाए या हार्ड मिल जाए, आप क्या करोगे? या तो उसको एग्जैक्टली वर्ड बाई वर्ड रटना स्टार्ट कर दोगे या फिर उसको छोड़ दोगे। लेकिन मैथ में जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो या तो रीजनिंग बेस्ड होंगी या लॉजिकल बेस्ड होंगी, तो उनको रटने का कोई भी फायदा नहीं है, आप भूल ही जाओगे। इसीलिए उसके फंडामेंटल को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। तो जितनी भी थ्योरम इसमें यूज होने वाली हैं पहले हम उनके फंडामेंटल या फिर बेसिक्स देख लेते हैं। अब बेसिक्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। मान लो हमारे पास कोई दो फिगर हैं, ये दो फिगर कब कब सिमिलर होने वाले हैं और कब कब कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कब कब होंगे, इसके लिए मैथमेटिकल फिगर्स क्या होते हैं। तो मैथमेटिकल फिगर्स क्या हो सकते हैं? सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोहम्बस, ये सारे के सारे बहुत सारे मैथमेटिकल फिगर्स हैं। हर एक मैथमेटिकल फिगर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। हमें अभी क्या पढ़ना है कि दो फिगर कब कब सिमिलर होते हैं और कब कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके लिए हमें सारी प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ दो प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। वो दो प्रॉपर्टीज क्या हैं? शेप एंड साइज। किसी भी मैथमेटिकल फिगर का शेप का मीनिंग क्या होता है और साइज का मीनिंग क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। तो शेप क्या होता है? शेप होता है किसी भी मैथमेटिकल फिगर की फिजिकल अपीयरेंस। हिंदी में बोलूं तो वो दिखने में कैसा नजर आ रहा है। मान लो मैंने आपके सामने ये एक फिगर ले आया, आप क्या बोलोगे कि ये सर्किल है। क्यों? क्योंकि इसका शेप, इसका पैटर्न जो है या फिर इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है आपके दिमाग में पहले से सेव है। आपने देखते ही इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, अच्छा ये तो सर्किल है। क्यों? क्योंकि इसका शेप आपको याद था। तो शेप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी मैथमेटिकल फिगर की फिजिकल अपीयरेंस। सर्किल की फिजिकल अपीयरेंस अलग है, रेक्टेंगल की अलग है, रोहम्बस की अलग है, सबकी अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस होती है। उन्हीं फिजिकल अपीयरेंस से उनका शेप पहचाना जाता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? साइज। साइज क्या होता है? जितने भी मैथमेटिकल फिगर्स हैं इनके जितने भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स का मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कितने सेंटीमीटर के हैं, कितने मीटर के हैं या फिर कितने किलोमीटर के हैं, ठीक है। और जितने भी इनमें एंगल्स यूज हुए हैं उन एंगल का मेजरमेंट कि वो कितने कितने डिग्री के एंगल हैं। अब क्या हमने पढ़ा? शेप एंड साइज। शेप क्या होता है? किसी भी मैथमेटिकल फिगर का फिजिकल अपीयरेंस। साइज क्या होता है? किसी भी मैथमेटिकल फिगर्स के पार्ट का मेजरमेंट, ठीक है। ओके, तो आपके शेप एंड साइज तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब मान लो मेरे पास दो फिगर हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये दोनों फिगर जो हैं इनका शेप सेम है, तो पहली बात तो हमने शेप क्या पढ़ा है अभी कि जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है या फिर हिंदी में बोले तो दिखने में सेम है या नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये दोनों फिगर जो हैं दिखने में सेम है या नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा ये दोनों के दोनों रेक्टेंगल हैं और रेक्टेंगल तो सेम ही होते हैं, तो आप कह दोगे हाँ दिखने में तो सेम है क्योंकि दोनों रेक्टेंगल हैं। या फिर अगर दोनों सर्किल होते तो दोनों सर्किल हैं तो आप कह देते कि इन दोनों का शेप सेम है। तो ऐसे दो फिगर जिनका शेप सेम होता है उन फिगरों को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। अभी साइज की बात नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ शेप की बात चल रही है। यानी ऐसे दो फिगर जिनका शेप सेम होगा यानी दिखने में सेम होंगे उनको हम कहेंगे सिमिलर फिगर। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि ये इनका शेप सेम है या नहीं है, आपने बोल दिया हाँ अंदाजे से है। लेकिन मैथ में अंदाजा नहीं चलता है, आपको डेफिनेशन देने पड़ेगी। शेप सेम है तो कब कब इनका शेप सेम होगा, तो इसके लिए डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या है कि कोई आपके पास दो फिगर हैं या फिर पॉलीगन है सेम नंबर ऑफ लाइन के, तो उनके लिए दो रूल अप्लाई होना बहुत जरूरी है। वो क्या कि इन दोनों फिगरों के अगर करस्पॉन्ड एंगल एग्जैक्टली इक्वल हैं, ठीक है। पहली शर्त, करस्पॉन्ड एंगल एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हो गया? ये दो मान लो रेक्टेंगल है, इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बराबर हो, ये वाला इस वाले के, ये वाला इस वाले के और ये वाला इस वाले के। अगर ऐसा है तो इनके करस्पॉन्ड एंगल बराबर है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? इनके करस्पॉन्ड पार्ट जो है या फिर करस्पॉन्ड लाइन जो है ये सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। दो कंडीशन क्या है? करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्ड पार्ट जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा
होगा तो दो फिगरों का शेप जो होगा वो सेम होगा, और अगर शेप सेम होता है तब उन फिगरों को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। यानी सिमिलर फिगर वो हो गए जिनका शेप सेम होगा। और मैथमेटिकली शेप सेम कब होगा, जब करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्ड पार्ट जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आ सकता है ये प्रोपोर्शनलिटी का क्या सीन है, प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, इक्वल नहीं बोला यहाँ पे। हाँ, तो इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लो। मान लो आप कहीं कंपनी में जॉब करते हो और बहुत सारे लोग वहाँ पे सैलरी पे वर्क करते हैं। तो किसी की 10,000 सैलरी है, किसी की 20,000, किसी की 30,000, इस तरीके से चल रही है। और फिर बॉस ने कहा कि सबकी सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं, दो गुना कर देते हैं। तब 10,000 वाले की सैलरी कितनी हो जाएगी, 20,000, 20,000 वाले की 40,000, 30,000 वाले की 60,000। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या इनमें से 10,000 वाले की सैलरी जो बढ़ी है वो 10,000 बढ़ गई है, 20,000 वाले की 20,000 बढ़ गई, 30,000 वाले की 30,000, तो क्या इन तीनों में क्या नाइंसाफी हुई है? तो आपका क्वेश्चन होगा बिल्कुल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि 10,000 सबके बढ़ाए हों। अगर ऐसा होता तब नाइंसाफी होती कि तीनों के 10,000 बढ़ा दिए, तब 30,000 वाले का तो नुकसान हो गया क्योंकि वो 30,000 की जॉब थी उसकी, सिर्फ 10,000 बढ़ाए हैं। 10,000 वाले का तो डबल इंक्रीमेंट हो गया। ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने दोगुने बढ़ाए हैं। दोगुने मतलब इंटू 2 किए हैं। 10 वाले के 20 कर दिए, 20 वाले के 40 कर दिए। इसका है मीनिंग जो मैंने इंटू 2 बोला है ना, 2 गुना बोला है, जो यही होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब सबको एक सा बढ़ाना, किसी एक को प्रिविलेज नहीं देना। ठीक है, अब फिगर में कैसे समझोगे इसको? मान लो ये फिगर है, ये वाली लाइन 5 मीटर की है या फिर 5 सेंटीमीटर की है, जो भी यूनिट ले लो आप। अगर ये वाली 10 करी है आपने तो ये दोगुनी कर दी है, तो अब सारी लाइनें दोगुनी बढ़ाना पड़ेंगी, तब दोनों के दोनों सेम प्रोपोर्शन में होंगे फिगर। अगर आपने ऐसा किया कि ये वाली 5 है, ये वाली 10 कर दी, दोगुनी कर दी, और इसको 1.5 गुना बढ़ा दिया, इसको 1.5 गुना बढ़ा दिया, तब जो शेप बनेगा इधर वो शेप सिमिलर नहीं होगा क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, एंगल चाहे बराबर हो या फिर ना हो। तो आपकी समझ में आ गया कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। यानी कि सारे के सारे जो लाइंस होंगी करस्पॉन्ड वाली वो सेम रेशियो में बढ़े या सेम प्रोपोर्शन में बढ़े। 1.5 गुना तो सारी 1.5 गुना, 3 गुना तो सारी 3 गुना, आधे गुना यानी कम हो रही है तो सारी के सारी आधे गुना। तो इसका मीनिंग ये हो गया, कोई भी दो मैथमेटिकल फिगर या फिर फिगर हैं, अगर उन दोनों का शेप सेम होने के लिए उनके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होने चाहिए। पहली बात, करस्पॉन्ड जो लाइन है वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। दो बात, अगर ये दो बातें हैं तब उनका शेप सेम होगा, और अगर शेप सेम होगा तब वो दो फिगर कहलाएंगे सिमिलर फिगर। एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा इसका एग्जांपल दे रखा है सिमिलर फिगर का, कि एक मान लो बल्ब है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, तो इस बल्ब से जो लाइट आएगी और जो शेडो बनाएगी इस रेक्टेंगल का, वो एक्चुअल में सिमिलर होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि ये भी रेक्टेंगल बन रहा है, जो इसके नीचे शेडो है वो भी रेक्टेंगल बन रही है। इसका मतलब करस्पॉन्ड एंगल तो इक्वल होंगे ही ना, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एक शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी? सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। तो इसकी जो ये वाली लाइन बढ़ेगी वही दूसरी वाली लाइन बढ़ेगी, वही तीसरी और वही चौथी, सारी लाइनें सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही हैं, तो दोनों के दोनों फिगर एंगल भी इक्वल सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, तो शेप सेम होगा। अभी साइज की बात नहीं आई है, सिर्फ शेप की बात चल रही है। शेप सेम होगा, शेप सेम मतलब दोनों के दोनों सिमिलर फिगर होने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे इतना तो समझ में आ चुका है कि कोई भी दो मैथमेटिकल फिगर हैं, अगर उन दोनों फिगरों का शेप सेम होगा तब हम उन दोनों फिगरों को सिमिलर फिगर कहेंगे। और शेप कब कब सेम होने वाला है? दो कंडीशनों से। वो क्या थी? दोनों फिगरों का करस्पॉन्ड एंगल बराबर होना चाहिए और करस्पॉन्ड साइड या फिर करस्पॉन्ड लाइन जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये दो कंडीशनें होंगी तो शेप सेम हो गया। और अगर एक बार शेप सेम हो गया दोनों का, तब हम उन दो फिगरों को क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर कहेंगे। अब याद करो, स्टार्टिंग में एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो थी साइज की। तो ऐसे दो फिगर जिनका शेप सेम होगा उनको हम सिमिलर कहेंगे। ठीक है, और ऐसे दो फिगर जिनका शेप और साइज दोनों के दोनों सेम होंगे तो उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर हम कहने वाले हैं। यानी अगर सिर्फ शेप सेम होता तब वो सिमिलर हो गए, शेप के साथ हमने साइज भी चेक कर लिया और साइज भी सेम आया तो वो सिमिलर तो है ही है, अब वो कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। कॉन्ग्रुएंट को ऐसे भी समझ सकते हो, मेरे पास ये एक फिगर है, इसके ऊपर मैं दूसरा फिगर रख दूं, वो पूरे तरीके से ढक दे, ठीक है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं उन दोनों को, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली एक ही हैं, बस अलग अलग तरीके से ड्रॉ किए गए हैं। ओके, तो आपके समरी तो समझ में आ गई होगी। कोई भी दो मैथमेटिकल फिगर हैं, अगर उनका शेप सेम है तब हम उन्हें कह देंगे सिमिलर फिगर हैं। अब शेप के साथ साथ हमने साइज भी चेक कर लिया, अगर साइज भी सेम निकला तब वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। इसमें आप एक चीज नोटिस करते होंगे, पहले हमने क्या कंडीशन चेक करी? शेप। अगर शेप सेम हुआ तब ये सिमिलर है, अगर शेप सेम नहीं हुआ तो ये सिमिलर नहीं है। ऐसे ही शेप के बाद हमने साइज चेक किया है, शेप के बाद
साइज चेक किया, अगर साइज हुआ सेम दोनों का तो कॉन्ग्रुएंट भी हो गए हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए? कॉन्ग्रुएंट के लिए दो चाहिए, साइज एंड शेप। साइज अगर सेम है इसका मतलब हम शेप पहले देख चुके हैं, शेप देख के आए हैं फिर साइज देख रहे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इस पूरी कंक्लूजन से एक स्टेटमेंट निकल के आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि हमारे पास दो फिगर थे, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर फिगर होते हैं बाय डिफॉल्ट। नहीं आया समझ में? जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो बाय डिफॉल्ट सिमिलर फिगर हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा मतलब कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर तो हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मे और मे नॉट भी वाली चीज है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। बिल्कुल समझ में नहीं आया तो इसको एक एनालॉजी से ले लेते हैं। मान लो कोई 12th पास आउट वाला बच्चा है, तो आप उसको क्या कहोगे? मेन एग्जाम की बात करेंगे हम कि उसने पहले 10th पास आउट किया होगा, उसके एग्जाम दिए होंगे, 12th के एग्जाम दिए होंगे, तब जाके इसको हम 12th पास आउट कह सकते हैं। हम दो कंडीशन है साइमल्टेनियसली लेते हैं। इधर लेते हैं हम 10th पास आउट वाली, 10th के एग्जाम दिए, अगर 10th के एग्जाम दे देगा फिर 12th के एग्जाम देगा, और 12th के एग्जाम अगर दे देगा तब उसको हम कहेंगे 12th पास आउट। ऐसे ही शेप चेक करेंगे, शेप अगर सेम हो गया फिर साइज चेक करेंगे, साइज भी सेम हो गया तब हम उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। सिर्फ 10th पास आउट वाला अगर बच्चा है हम उसको क्या कहेंगे? सिर्फ 10th पास आउट। तो सिर्फ अगर शेप सेम है तब हम क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर है। अगर 10th भी पास कर लिया और 12th भी पास कर लिया तब हम कहेंगे 12th पास आउट बच्चा। ऐसे ही शेप भी अगर सेम हो गए और साइज भी सेम हो गए तब हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब आ जाओ इस एनालॉजी पे। वो क्या है कि मैं ये कहूं कि 12th पास आउट बच्चा है तो क्या बाय डिफॉल्ट इसमें ये बात ऐड नहीं है कि उसने 10th के एग्जाम पास किए होंगे? बिल्कुल भाई, 12th पास आउट है इसका मतलब 12th के एग्जाम भी दिए होंगे और 10th के तो वो दे के आया ही आया है। इसीलिए इधर देखोगे, अगर मैं कह रहा हूं कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ग्रुएंट तो है, सिमिलर तो वो है ही है बाय डिफॉल्ट। जैसे 12th में 10th वाली चीज अपने आप ऐड हो गई थी, ऐसे ही तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर वाली बात अपने आप ऐड हो गई। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा कैसे? कोई 10th पास आउट वाला बच्चा है, क्या वो 12th पास आउट भी है? हो भी सकता है हो, या हो सकता है ना हो, आगे जाके फेल हो जाए, पढ़ाई छोड़ दे, या फिर पास हो जाए, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इसका मीनिंग ये हो गया 10th पास आउट अगर है तो जरूरी नहीं है वो 12th के एग्जाम भी देके आया हो। ऐसे ही कोई सिमिलर फिगर है तो जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो भी सकता है आगे जाके और नहीं भी हो सकता है। वो तो साइज वाली कंडीशन देख के चेक करेंगे, जैसे इसमें 12th के एग्जाम देख के चेक करेंगे। तो आई होप आपकी एनालॉजी क्लियर हो गई होगी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर फिगर होते हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सिमिलर हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ट्रू क्यों नहीं है? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट वाली कंडीशन है। ओके, तो अभी तक के पूरी लेक्चर की समरी क्या है? समरी ये है, दो फिगर है मैथमेटिकल, अगर उन दोनों का शेप सेम होगा तब वो सिमिलर कहलाएंगे। शेप कब सेम होगा? दो कंडीशनों से, करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्ड पार्ट सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एक बार शेप सेम हो गया तब वो सिमिलर कहलाएंगे। शेप के साथ साइज भी सेम हो गया तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यहाँ से पता लगा कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं बाय डिफॉल्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मे और मे नॉट वाली कंडीशन आ जाती है। इन सबको हटाओ, अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर बहुत अच्छे से समझ जाएं। मान लो हमारे पास दो ये फिगर हैं, दो ये सर्किल हैं, मैं आपसे पूछूं इन दोनों का शेप सेम है? मैंने क्वेश्चन में ही क्या बोला था कि ये दोनों सर्किल हैं। क्योंकि दोनों सर्किल हैं तो शेप तो सेम हो गई। बिल्कुल आप भी कह दोगे इन दोनों का शेप सेम है, शेप सेम है तो ये सिमिलर फिगर हो गए। अब मैं पूछूं क्या इन दोनों का साइज सेम है? नहीं, साइज सेम नहीं है क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है। साइज अलग होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल ही नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो कोई फिगर और सिमिलर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को हटाओ, दो और फिगर ले आओ। ये दोनों के दोनों सर्किल हैं, शेप सेम है क्योंकि मैंने बोल दिया दोनों के दोनों सर्किल हैं, तो हाँ शेप तो इन दोनों का बिल्कुल सेम है। शेप सेम है तो सिमिलर हो गए। साइज सेम है, हाँ इत्तेफाक से इन दोनों का साइज भी सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट मैंने बोला था कि दोनों के दोनों क्योंकि सर्किल हैं तो आप आंखें बंद करके कह सकते हो कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं। क्या ऐसा दुनिया के सारे सर्किल के लिए पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सबका शेप तो सेम होता ही है ना। तो एक स्टेटमेंट यहाँ से और निकल के आ गया कि दुनिया में जितने भी सर्किल होते हैं आपस में वो बाय डिफॉल्ट सिमिलर होते हैं।
कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब साइज भी सेम होगा। लेकिन हमने तो अलग अलग साइज के सर्किल देख रखे हैं, लेकिन अलग अलग शेप के सर्किल नहीं देखे हैं। अब ओवल मत कह देना, ओवल सर्किल नहीं होता, ठीक है, सर्किल तो बस गोल होता है एग्जैक्टली, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया, एक स्टेटमेंट निकल के आ गया कि जितने भी सर्किल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सिमिलर होते हैं। अब इनको हटाओ, दूसरी कंडीशन ले आओ, दो ये रेक्टेंगल हैं, दो रेक्टेंगल हैं, क्या शेप सेम है? इन वाली कंडीशन में हाँ शेप सेम है तो सिमिलर हो गए। क्या साइज सेम है? नहीं, साइज अलग अलग है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। इसको हटाओ, दूसरी वाली कंडीशन लेके आओ, शेप सेम है हाँ तो सिमिलर हो गए, साइज सेम है हाँ, इसमें साइज भी सेम है तो कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, ठीक है। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, जैसे सारे के सारे सर्किल अपने आप में सिमिलर हैं एक दूसरे के, क्या रेक्टेंगल के साथ भी ऐसा केस है? तो देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, इस जैसे रेक्टेंगल को और मैं बनाऊं एक, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक्सटेंड करके मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो क्या दोनों रेक्टेंगल का शेप सेम है? तो हम चेक कर लेते हैं। करस्पॉन्ड एंगल बराबर है? वो तो होंगे ही होंगे क्योंकि रेक्टेंगल है। करस्पॉन्ड पार्ट जो है सेम प्रोपोर्शन में बड़े हैं? नहीं बड़े हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ ये दो लाइनें बढ़ाई हैं, इन दो लाइनों को तो सेम रहने दिया, तो सेम प्रोपोर्शन में कहाँ बढ़ी? क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है तो दो रेक्टेंगल जो हैं ये सिमिलर भी नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर हों, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते हैं। उसके बाद इसको हटाओ, तीसरी कंडीशन ले आओ, ये है आपका स्क्वायर। अब मान लो दो स्क्वायर है मेरे पास, दोनों के दोनों शेप देखोगे तो सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, इसका मतलब सिमिलर हो गया। इन दोनों केस में इनका साइज भी सेम है तो हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कि इस वाले केस में वो वाला रूल अप्लाई होता है कि सारे के सारे स्क्वायर आपस में सिमिलर होते हैं? तो देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है 5 मीटर बाई 5 मीटर वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिर्फ ये वाली लाइन 2 मीटर बढ़ा दूं, सिर्फ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बनाऊंगा तो ये स्क्वायर ही नहीं बनेगा। लेकिन वो कह रहा है दो स्क्वायर ही बनाने हैं आपको। स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इसको आपने 2 सेंटीमीटर बढ़ाया है यानी 7 सेंटीमीटर किया है तो सारे के सारे 7 सेंटीमीटर करना पड़ेंगे, तो फिर से ये स्क्वायर बन गया। सेम प्रोपोर्शन में बड़ा है क्योंकि तुमने 2 प्लस किए ना, लेकिन सारी लाइनों में, तो इसीलिए इसका मतलब हमेशा सारे के सारे स्क्वायर आपस में सिमिलर होंगे। हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आ गया। वो क्या आया कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो आपस में बाय डिफॉल्ट सिमिलर होते हैं। इसको हटाओ, इसको ले आओ। इन दो केस में देखोगे ये एक टेढ़ा सा मेढ़ा सा फिगर है और ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल है, तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है यानी सिमिलर है? सिमिलर के लिए शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम है। करस्पॉन्ड एंगल नहीं, करस्पॉन्ड एंगल ही बराबर नहीं है। पहली कंडीशन फेल हो गई, सेकंड तो चेक करोगे ही नहीं। तो ये सिमिलर भी नहीं है, सिमिलर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट चेक करने की कोई भी तुक नहीं बनती है, वो होगा ही नहीं, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसको हटाओ, ये ले आओ, ये दो रेक्टेंगल हैं, ठीक है। अब इन दो रेक्टेंगलों में जो करस्पॉन्ड एंगल है पहले वो चेक करो, क्योंकि शेप चेक करना है ना। करस्पॉन्ड एंगल बराबर है, करस्पॉन्ड एंगल बराबर है। एक चीज और बता दूं, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के करस्पॉन्ड एंगल बराबर होते हैं तो उनकी लाइन हमेशा सेम प्रोपोर्शन में ही बढ़ती छोटी होती हैं। सारे के सारे अगर एंगल बराबर हैं आपस में एक दूसरे के, तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है? क्योंकि सारे के सारे बराबर हैं, टोटल 180 का होगा, तो एक कितने का होगा? 60 डिग्री का। ऐसा ट्राइंगल जिसके 60 डिग्री के सारे एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल, उस एंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये दो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये इनका शेप सेम है? हाँ, शेप सेम है। कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि साइज अलग अलग है। लेकिन क्या हमेशा इक्विलैटरल ट्राइंगल आपस में जो होंगे वो सिमिलर होंगे? हाँ, हमेशा होंगे, क्योंकि अभी बोल दिया मैंने, अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो सेम प्रोपोर्शन में बड़े या छोटे होते हैं। तीनों एंगल बराबर हैं, दूसरा वाला ट्राइंगल जो बनाओगे इक्विलैटरल, वो भी 60 डिग्री के ही सारे एंगल होंगे, तो एंगल करस्पॉन्ड बराबर हो गए, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हो तो हमेशा सिमिलर होंगे। क्या सारे ट्राइंगल पर अप्लाई होता है? नहीं। इनफैक्ट कुछ ट्राइंगल तो ये ले लो, इसको हटाओ, ये ले लो, ये एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ये नॉर्मल ट्राइंगल है, तो इसमें करस्पॉन्ड पार्ट ही इक्वल नहीं है। करस्पॉन्ड पार्ट मतलब करस्पॉन्ड एंगल इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं हुआ। ये सिमिलर नहीं हुआ, इसका मतलब एक बात तो पता लग गई, सारे के सारे ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल आपस में हमेशा सिमिलर होते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ये थी पूरी चैप्टर की समरी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।